अब इसमें आते हैं, व्हेन μ2 इज ग्रेटर देन μ1, μ2 इज ग्रेटर देन μ1 का मतलब क्या हुआ कि जो आगे वाला ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन कैसा है, ज्यादा, और जो तुम्हारा पीछे वाला है उसका, तो बताओ क्या क्या ऐसा हो सकता है कि आगे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन ज्यादा है, पीछे वाले का कम है? हमारे नहीं, पास कंस्ट्रेंट होता है कि एक्सेलरेशन नहीं, जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, तो इस केस के अंदर हम क्या बोल देंगे कि एक्सेलरेशन ऑफ ए शुड बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी। बट इस केस के अंदर टेंशन आएगा, क्योंकि आगे वाले की जो कहते टेंडेंसी है वो आगे जाने की ज्यादा है ना, लेकिन उसको पीछे वाले को कहते साथ में लेके जाना है। तो इस केस के अंदर इक्वेशन क्या बन जाएगी, mg sin थीटा माइनस, देखो स्लिपिंग तो हो ही रही है, तो μ1 mg cos थीटा, और क्या लगेगा पीछे की तरफ टेंशन, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। और जो तुम्हारा पीछे वाला ब्लॉक है उसके लिए mg sin थीटा नीचे लग रहा है, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, और टेंशन कहाँ लगेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, प्लस टी इक्वल टू एम इंटू ए। इस केस के अंदर दोनों के एक्सेलरेशन सेम होंगे, क्योंकि आगे वाले की कहते टेंडेंसी अगर आगे जाने की है तो पीछे वाले को ना लेके जाएगा ना पुल करके। तो हमारे पास में ये इक्वेशन है, यहाँ से हमारे पास में टेंशन आ जाएगा। ठीक है, यस सर। हाँ भाई बताओ, इसमें किसी को कुछ अपने इशू? तो हमको एनालाइज करना है सिचुएशन को कि क्या हो सकता है, क्या हो रहा है। अब आते हैं केस 4 पे कि केस 4 कौन सा था, केस 4 μ1 is less than tan theta, μ2 is greater than tan theta. μ2 is greater than tan थीटा। ओके, बताओ इसके अंदर क्या होने की पॉसिबिलिटी है, मतलब सिचुएशन क्या बोल रही है कि ये मेरे पास में ब्लॉक है, राइट, ये मेरे पास में m, ये मेरे पास में, इन दोनों को स्ट्रिंग से अटैच किया हुआ। सर ये सही है, उल्टा होगा ना, क्योंकि केस 2 हमारा यही था। केस 2 हमारा ये था क्या, μ1 नहीं ना, उसके अंदर बड़ा था ना। हाँ मैंने उल्टा लिखा है। अरे यार ऐसे मत करो, उल्टा करोगे तो सब चीजें बदल जाएंगी यार। ठीक है, अब देखो μ1 छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ, स्लाइड उसकी होगा, वो स्लाइड मतलब उसकी आगे जाने की टेंडेंसी है। अगर कहते स्ट्रिंग को अगर मैं काट दूंगा ना तो स्ट्रिंग को आगे लेके जाएगा वो, है ना। यस सर। ओके, μ2 इज ग्रेटर देन tan थीटा, इसका मतलब क्या हुआ, पीछे वाले ब्लॉक स्लिप को नहीं होगा। स्लिप नहीं होगा। अब मुझे बताओ, जब आगे वाला ब्लॉक आगे जाएगा तो स्ट्रिंग में टेंशन आएगा, अगर उसमें स्ट्रिंग में टेंशन आएगा तो वो पीछे वाले को खींचेगा, तो हो सकता है कि वो उसको खींच दे, और हो सकता है स्टेशनरी रहे। हाँ, हो सकता है कि आगे ना भी जाए। ठीक है ना, तो अगर मैं पहले कुछ लिखता हूं ये कि A हैज टेंडेंसी टू मूव, B does not have tendency to move, but tension can, not will, tension can move ब्लॉक B। अगर उसकी वैल्यू सफिशिएंट है तो वो उसको मूव कर देगी, और सफिशिएंट अगर नहीं है तो मूव नहीं कर पाएगी। तो इसके अंदर भी केस हमारे पास में दो आएंगे, केस 1, केस 2। ठीक है, तो पहले हम चेक करेंगे कि सपोज अज्यूम स्लीपिंग इज देयर,
अगर स्लिपिंग हो रही है तो मतलब क्या हुआ? हाँ भाई, स्लिपिंग हो रही है तो ये भी आगे आएगा और ये भी आगे आएगा, है ना। दोनों के ऊपर कितना फ्रिक्शन लगेगा? mg cos theta into mu1 और mu2। ठीक है, तो अगर ये लगेगा तो इसकी अब अपने इक्वेशन क्या बन जाएगी? आगे वाले की इक्वेशन, इसकी इक्वेशन बन जाएगी mg sin थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, और पीछे क्या लग रहा है? टेंशन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और ऊपर वाले के लिए क्या बन जाएगा? mg sin थीटा माइनस म्यू टू एम टू जी कॉस थीटा प्लस टी, क्योंकि पीछे वाले ब्लॉक के ऊपर तो आगे लग रहा है ना टेंशन, प्लस टी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये तो हमने अज्यूम किया कि स्लिपिंग हो रही है, ठीक है। अगर यहां से मतलब कि इसकी वैल्यू आती है पॉजिटिव, मतलब कि अजम्पशन इज राइट, करेक्ट। है ना। और अगर इसकी वैल्यू आती है नेगेटिव, इसका मतलब क्या हुआ? बोथ नो ब्लॉक आर मोशन। बोथ आर एट रेस्ट। बोथ आर एट रेस्ट। तो ये यहां मत लिखो केस 1 केस 2, वो हमारे यहाँ पे बन जाएंगे केस 1 केस 2। तो ये हमारा केस 1, ये हमारा केस 2, ठीक है। तो अगर मान लो जो हमारा अजम्पशन राइट है, तो ये लो हमारे पास में इक्वेशन है दो, हमारे पास एक्सप्रेशन भी आ जाएगा और कहते टेंशन भी आ जाएगा। और अगर स्टेशनरी है तो बताओ कौन से ब्लॉक पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा? पहले वाले पे या दूसरे वाले पे? पहले वाले पे। पहले वाले पे, क्योंकि उसको तो आगे जाने की टेंडेंसी है, उसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट कम है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? mg sin थीटा माइनस म्यू1 mg cos थीटा प्लस टी, नहीं इज इक्वल टू टी। हाँ, इक्वल टू 0 कर दो। सर वहाँ पे माइनस टी आएगा ना? हाँ, ये या फिर चलो ठीक है, इसको उल्टा लिख दो। ठीक है, इक्वल टू क्या बन जाएगा? ऊपर की तरफ म्यू1 mg cos थीटा प्लस टी, और ऊपर वाले ब्लॉक के लिए नीचे की तरफ mg sin थीटा प्लस टी, नीचे टेंशन इक्वल टू म्यू2 mg cos थीटा। ठीक है, यस सर। तो ऐसे हमको क्या करना है? हर जो है ना सिचुएशन को एनालाइज करना है। ये इतनी माथापच्ची हमने इसीलिए की थी कि हमको ना सिचुएशन को एनालाइज करना आ जाए। हमको फ्रिक्शन के अंदर ऐसा नहीं है कि भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड ही तुमने आंसर किया और वो आ गया। ठीक है, थोड़ा सा होता है, मुश्किल होता है। ठीक है, हाँ आगे करें। यस सर। यस सर। चलो, अब आज एक न्यू चीज हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसको हम बोलते हैं टू ब्लॉक प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे आज डाउट क्लास के अंदर किसी ने कुछ पूछा भी था, तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल पहले लेता हूँ। सपोज हमारे पास में ये ग्राउंड है, ग्राउंड स्मूथ मतलब हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, तुम इसके ऊपर खड़े हो। ठीक है, तुम्हारा मास है m। अगर ग्राउंड एकदम स्मूथ है, एकदम स्मूथ, म्यू इक्वल टू 0, तो मुझे बताओ क्या तुम आगे जा पाओगे? नहीं सर। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है, तो आगे कैसे जाओगे भाई? देयर आर नो फोर्सेस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ओनली फ्रिक्शन कैन बी देयर, सो आई कैन नॉट मूव इन द डायरेक्शन। सो फाइन, अब मैंने बोला कि सपोज यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू।
ठीक है, तो फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ मैन ऑन ग्राउंड। मैन हॉरिजॉन्टल में कितने एक्सेलरेशन से भाग सकता है, तो हम इसका एबीडी बनाते हैं पहले मैन का। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज हमारे पास मैन है, तो एक तो इसका एमजी लग रहा है नीचे की तरफ। अब ये जो सरफेस है ये ऊपर की तरफ क्या लगाएगी, नॉर्मल। और मैन का क्या वर्टिकल के अंदर कोई एक्सेलरेशन है, नहीं है। नो सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि mg इक्वल टू नॉर्मल, राइट। ओके, अब मुझे बताओ ये सरफेस मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन अप्लाई कर सकती है मैन पे, मैक्सिमम न्यू फ्रिक्शन। एन। मैक्सिमम फ्रिक्शन मैन कैन गेट, ठीक है, तो दैट इज एफ मैक्सिमम। और उसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू एन। म्यू कितना है, म्यू, और एन की वैल्यू mg। तो ये मैक्सिमम फोर्स है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो मैक्सिमम जो एक्सेलरेशन भी कब आता है, जब तुम्हारे पास में मैक्सिमम फोर्स होता है। तो तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा, म्यू एम जी शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन तुम्हारा कितना हो सकता है हॉरिजॉन्टल में, मैक्सिमम म्यू जी। मतलब यू कैन रन विद मैक्सिमम एक्सेलरेशन म्यू इनटू जी। तो जितनी ज्यादा रफ सरफेस होएगी उतना ही फास्ट यू कैन मूव। ठीक है, अगर सरफेस को एकदम स्मूथ कर दूंगा, सो यू कैन नेवर बी एबल टू वॉक ऑन द सरफेस, यू विल जस्ट स्लिप। ये तो होता ही है, जब फ्लोर तुम्हारा आइस का फ्लोर होता है तो तुम स्लोली मूव करते हो, क्योंकि वहां पे स्लिप हो रहा होता है ना, पानी होता है। और अगर तुमको रोड पे चलना है तो यू कैन इजीली रन, तो कोई इशू नहीं है। फाइन, ठीक है। यस सर। हेलो, ओके, चलो थोड़ा सा इसमें और इंट्रोडक्शन वाली चीजें लेके आते हैं। फ्रिक्शन, अब मैं वापस आता हूँ, क्या होता है फ्रिक्शन, डेफिनेशन कौन बताएगा। अनुष्का, अनुष्का, हाँ बताओ कि क्या होता है फ्रिक्शन का डेफिनेशन क्या है। रिमझिम, यस सर। हाँ बताओ क्या होता है फ्रिक्शन का डेफिनेशन। सर फ्रिक्शन वो फोर्स होता है जो नॉर्मल फोर्स जो बॉडी पे लगता है उसे अपोज या सपोर्ट करता है, मोशन ऑफ द बॉडी को अपोज या सपोर्ट करता है। हाँ हाँ, तो लेकिन हमको तो अब तुम बोल रहे हो उसको अपोज भी करता है सपोर्ट भी करता है, तो हाउ विल आई नो कि वो है ना अपोज कर रहा है सपोर्ट कर रहा है। सर वो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा मोशन के। हाँ तो वो तो उसके अंदर आना चाहिए ना, डेफिनेशन के अंदर आना चाहिए ना डायरेक्शन, यस कि कहाँ पे लगेगा कहाँ पे और नहीं लगेगा। सर। यस सर। तो बताओ कहाँ लगेगा। सर फ्रिक्शन मोशन ऑफ द बॉडी के अपोजिट में लगता है, लेकिन अगर नहीं नहीं, एक सेकंड, ये अपने इस वाले एग्जांपल में आओ। जो तुम्हारा मैन है वो अगर सपोज कहते हैं राइट हैंड में जा रहा है, तो उसके ऊपर फ्रिक्शन भी कहाँ लग रहा है, राइट हैंड में। राइट हैंड में लग रहा है, तो अपोजिट कहाँ लग रहा है बेटा। सॉरी बताओ बताओ फ्रिक्शन की प्रॉपर्टीज सर मैं बताओ, बताओ। सर वो रिलेटिव मोशन को स्टॉप यस ट्राई करता है। यस, फ्रिक्शन जो है
tries to stop relative motion, right? और you can say ये जो है ना relative motion, इसके और भी नाम हो सकते हैं स्लिपिंग। फ्रिक्शन जो है वो स्लिपिंग को अवॉइड करता है। वो कहेगा मुझे स्लिपिंग पसंद नहीं है भाई, अगर तुम आगे की तरफ स्लिप कर रहे हो तो मैं तुम्हारे ऊपर फोर्स पीछे लगाऊंगा, और अगर तुम पीछे की तरफ स्लिप कर रहे हो तो मैं तुम्हारे ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगाऊंगा। ये मैन है। मैन अगर आगे नहीं जाता तो उसका पांव कहाँ की तरफ स्लिप होता है? पीछे की तरफ। तो उसके ऊपर फ्रिक्शन कहाँ लगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसीलिए हम आगे गिरते हैं, पीछे नहीं गिरते। ठीक है ना? तो फ्रिक्शन का पर्पस क्या है? फ्रिक्शन का पर्पस यही है कि फ्रिक्शन ट्राई टू स्टॉप यानी रिलेटिव मोशन, बट इट हैज सम लिमिटेशन, राइट? ठीक है, क्या होता है लिमिटिंग वैल्यू? जिसको हम बोलते हैं एफ एस मैक्सिमम, म्यू एन होती है ना जो वैल्यू, कि मैं अगर तुम्हारा अप्लाइड फोर्स इस फोर्स से कम है सो मतलब आई विल स्टॉप यू, और अगर इस फोर्स से ज्यादा है तो, जैसे कि अगर मैं बताऊं कि ये हमारे पास में एक ब्लॉक है, ये रखा हुआ है 5 kg का ब्लॉक, तुमको फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ है 0.6, सेम ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है 0.6, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया 100 न्यूटन। बताओ क्या होगा दोनों केस में? दोनों केस 10 में क्या न्यूटन होगा? वाला रुक जाएगा और ये 100 न्यूटन आगे चला जाएगा। यस भाई, देखो हमने क्या किया, हमने दोनों ही ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाए, इसको बोलते हैं अपने एक्सटर्नल फोर्स ना। तो एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या हुआ कि वो चाहता है कि मैं मोमेंट स्टार्ट कर दूं, तो कहां की तरफ होने वाला है मोमेंट? राइट साइड में। तो हमारा फ्रिक्शन बोलेगा नहीं, ग्राउंड तो स्टेशनरी है, तो अगर तुम आगे जाओगे तो स्लिपिंग हो गई, तो बट आई डोंट वांट स्लिपिंग। तो मैं दो जो हमारा फ्रिक्शन कहाँ की तरफ फोर्स लगाएगा? पीछे की तरफ, लेफ्ट में। बिकॉज इट विल ट्राई टू स्टॉप स्लिपिंग। ठीक है, उसको ऑब्जेक्ट को स्टॉप नहीं करना है, उसको स्लिपिंग को स्टॉप करना है। तो पहले केस में हमने कितना फोर्स लगाया था? 10। अब देखते हैं कि फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो कितनी है, कितना लग सकता है फ्रिक्शन? 30 न्यूटन। 40 या 30? म्यू एन, भाई म्यू की वैल्यू 6.6 है, वो कितना आएगा नॉर्मल? 50। तो 50 कितना होता है? न्यूटन। 30 ना, है ना? यस तो सर। अब तो इसके अंदर हमारा कितना फ्रिक्शन एक्ट करेगा? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। क्यों? क्योंकि हमने कितना लगाया? 10 न्यूटन लगाया। फ्रिक्शन बोलेगा ओके आई कैन मैनेज दैट, सो उसने उसको हैंडल कर लिया। सेकंड केस के अंदर हमने कितना लगाया? 100। 100 न्यूटन। अब जो हमारा फ्रिक्शन है उसकी तो अपने लिमिटेशन है, इट कैन अप्लाई ओनली 30। तो वो कहेगा ठीक है मैं 30 न्यूटन लगा रहा हूँ, बाकी तुम स्लिपिंग है ना करते रहो यार। लेकिन उसने अपना काम कर दिया, उसको जो अपोज करना था उसने अपोज कर दिया। अब है ना भाई, अगर तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स बहुत ज्यादा है तो ठीक है स्लिपिंग हो जाएगी। तो हमारे फ्रिक्शन का पर्पस क्या था? फ्रिक्शन ऑलवेज ट्राई टू स्टॉप स्लिपिंग। वो चाहेगा कि जो स्लिपिंग है वो स्टॉप हो जाए। ओके, तो जैसे अपने एग्जांपल ही करते हैं डायरेक्ट। एक ब्लॉक यहां रखा हुआ है 4 kg, एक ब्लॉक यहां रखा हुआ है 3 kg। ये जो है यहाँ पे तुमको दिया हुआ है 0, मतलब कि यहाँ पे है ही नहीं फ्रिक्शन। ठीक है, और यहाँ भी तुमको दिया हुआ है 0।
ओके, हमने एक फोर्स लगा दिया यहाँ के ऊपर, बताओ what will be the acceleration of 4 kg block and what is the acceleration of a 3 kg block in ground frame? फोर केजी वाला 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे जाएगा और 3 केजी वाला नीचे गिर जाएगा mg से। भाई हम बोलेंगे कि उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा हॉरिजॉन्टल में। भाई हमको नहीं पता ना कि 4 kg वाला कितना बड़ा है ना, गिरेगा नहीं गिरेगा वो आगे की बातें हैं। बस हम इतना बोलेंगे कि इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक विल बी 2 एंड 3 kg ब्लॉक विल बी, तो यहाँ पे बोलूंगा कि एक्सेलरेशन, इसको सपोज ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, एक्सेलरेशन ऑफ ए इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ऑफ बी इज 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स ही नहीं था। अब बताओ कि क्या यहाँ पे स्लिपिंग हो रही है? हाँ भाई, स्लिपिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? यस और नो? यस। यस। एक ही हो रही है, हाँ एक ही हो रही है ना। हाँ, ये यहाँ पे स्लिप हो रहा है ना, देखो भाई, जो तुम्हारा 3 kg वाला ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन कितना है, 0। उसके नीचे कौन बैठा है, 4 kg वाला, उसका एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब स्लिपिंग इज देयर, स्लिपिंग बिटवीन ए एंड बी। यस, स्लिपिंग हो रहा है। तो अगर सपोज सपोज इमेजिन करो कि अगर इनके बीच में फ्रिक्शन होता, अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं कि ए बी, अब यहाँ पे फ्रिक्शन है, यस, और यहाँ पे नहीं है। अब अगर यहाँ पे मैं फोर्स लगाऊं F, तो बताओ 4 kg वाले पे कहां फोर्स लगेगा और 3 kg वाले पे कहां लगेगा, बस इतना बताओ। फोर केजी पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा। अब देखो भाई, हमको क्या पता है, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, फ्रिक्शन ट्राई टू स्लोप रिलेटिव मोशन, ठीक है, मतलब स्लिपिंग को स्टॉप करेगा। यहाँ पे देखो, अगर फ्रिक्शन नहीं होता, इफ यू वांट टू चेक द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, फर्स्ट अज्यूम दैट देयर इज नो फ्रिक्शन, और फिर देखो कि तुम्हारा रिलेटिव मोशन कहाँ की तरफ हो रहा है। तो देखो, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, इसके ऊपर बैठ गया 3 kg के ऊपर, तो मुझे क्या लगेगा, 4 kg वाला कहाँ जा रहा है, राइट में, फॉरवर्ड। राइट में है, राइट में जा रहा है ना। देखो, तो अगर वो राइट में जा रहा है और मेरे पास फ्रिक्शन है, तो मैं उसको स्टॉप करने के लिए क्या करूंगा, कहाँ लगाऊंगा फोर्स, लेफ्ट लेफ्ट में। में। तो इसके ऊपर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, लेफ्ट में। इस पे लेफ्ट पे लगेगा, तो इस पे कहाँ पे लगेगा, राइट पे। राइट में। एक्शन रिएक्शन, अगर 3 kg ब्लॉक ने 4 kg पे पीछे लगाया है, तो 4 kg वाला 3 kg पे कहां लगाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। अब बताओ, अब इन दोनों के बीच फ्रिक्शन है, अब अगर मैं 4 kg वाले को आगे लेके जाऊंगा, तो क्या 3 kg वाला साथ में जाएगा, जाएगा, क्योंकि उसके पास फ्रिक्शन फोर्स है। सो नाउ 3 kg will also move। यही चीज होती है। सपोज इस अगर एग्जांपल को देखना है, तो एक काम करो, अपने हाथ के ऊपर 3-4 कॉपी रख लो, 1 कॉपी, 2 कॉपी, 3 कॉपी, 4 कॉपी। अब हाथ को आगे लेके जाओ, स्लाइड करो, तो सारी की सारी जो कॉपीज हैं आगे जाती हैं। हाँ भाई, यस सर। एक काम करो, अपने हाथ पे कुछ रखो, फोन रखो या फिर कुछ भी रखो, और हाथ को फॉरवर्ड लेके जाओ, तो क्या वो ऑब्जेक्ट भी आगे जा रहा है, यस। यस सर। तो उस ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाने वाला और कुछ तो है ही नहीं, बस वो फोर्स से तो है। तो फ्रिक्शन ऊपर वाले ब्लॉक पे फॉरवर्ड लग रहा है, नीचे वाले ब्लॉक पे बैकवर्ड लग रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं टू ब्लॉक सिस्टम।
अब देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर क्या पूछते हैं और क्या होता है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का मेथड होता है एक। तो स्टेप्स, सबसे पहले assume both block are moving together with same acceleration, जिसको हम बोलते हैं कॉमन एक्सेलरेशन। ये हमने अज्यूम किया है, ठीक है। हम सबसे पहले अज्यूम करेंगे कि दोनों ब्लॉक में एक साथ में आगे जा रहे हैं, ठीक है। फिर स्टेप 2, नाउ सेलेक्ट या फिर पिक now pick the block which is moving because of friction only, जिसको सिर्फ फ्रिक्शन आगे लेके जा रहा है। देखो जिसके ऊपर हमने फोर्स लगाया है वो तो आगे जाएगा ही जाएगा। जैसे इस वाले ब्लॉक में बात करो, भाई 4 kg वाला तो आगे जाएगा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर तो हमने फोर्स लगाया है। 3 kg वाले को आगे लेके जाने वाला कौन है? फ्रिक्शन। तो हम कहेंगे कि ठीक है, नाउ पिक द ब्लॉक विच इज मूविंग ओनली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब आगे आते हैं स्टेप 3, कैलकुलेट फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव दिस ब्लॉक विद कॉमन एक्सेलरेशन। जो हमने कहा था ना कि अज्यूम बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग विद द सेम एक्सेलरेशन। तो अगर जो ब्लॉक है वो किसी एक्सेलरेशन से जा रहा है तो उसके पास फोर्स होना चाहिए ना। तो देखो अब हमने कैलकुलेट किया क्या, फोर्स रिक्वायर्ड। अब चेक करो एफ जो रिक्वायर्ड है वो कहां से आएगा, मतलब ऊपर वाले ब्लॉक को स्लिप एंड कौन करवा रहा है, मतलब उसको आगे लेके कौन जा रहा है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। तो अब देखो कि एफ रिक्वायर्ड जो है अगर वो ज्यादा है अवेलेबल एंड फ्रिक्शन से, तो क्या होगा, मतलब हमको जितना फोर्स चाहिए उतना फोर्स तो हमको कौन मिल ही नहीं सकता है। या फिर पहले इसको कर लो, अगर हमारे फोर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो कम है और हमारे पास में अवेलेबल फ्रिक्शन ज्यादा है तो क्या होगा, स्लिपिंग होएगी? नो सर। भाई तुमको 6 न्यूटन का फोर्स चाहिए और 6 न्यूटन तुमको मिल रहा है, तो हम बोलेंगे कि एफ रिक्वायर्ड की वैल्यू अगर अवेलेबल फ्रिक्शन से कम है, और अवेलेबल जो फ्रिक्शन कितना होता है, एफ एस मैक्सिमम से कम है, तो मतलब कि अवर जो भी हमने अज्यूम किया था, assumption is right, मतलब कि both the block will move with the same acceleration, but अगर F required जो है वो बड़ा है अवेलेबल फ्रिक्शन से, तो मतलब क्या हुआ, जितना फोर्स तुमको चाहिए स्लिपिंग रोकने के लिए उतना फोर्स हमारे पास में नहीं है। इसका मतलब स्लाइडिंग होगा, स्लाइडिंग विल हैपन। और स्लाइडिंग होती है तो कितना फ्रिक्शन लगता है? अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में स्लिपिंग हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, उन दोनों का एक्सेलरेशन कैसा अलग अलग है। दैट मींस एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी विल बी डिफरेंट, एंड फ्रिक्शन कितना लगेगा उस केस के अंदर, म्यू एन मैक्सिमम।
तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगाओ और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। तो ये हमारे पास में स्टेप्स है। रिवाइज करो एक बार स्टेप्स को। हाँ, ये आ गया पूरा एक पिक्चर में। अब ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनको ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर है ना रिलेट करके देखो एक बार कि क्या ना रिलेट कर पा रहे हो। सबसे पहले क्या किया हमने, एज्यूम किया कि बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग विद द सेम एक्सेलरेशन। फिर हमने ऊपर वाले ब्लॉक को पकड़ा जिसको सिर्फ फ्रिक्शन आगे लेके जा रहा है। फिर देखा कि उसको अगर आगे जाना है तो कितना फोर्स होना चाहिए, क्या उतना फोर्स अवेलेबल है। अगर उतना फोर्स अवेलेबल है तो ठीक है, हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो स्लिप हो जाएगा। तो जैसे मैं यहां बताओ, कहां गया वो क्वेश्चन मैन वाला, ये मैन वाला। सपोज मैन वाले क्वेश्चन में म्यू का वैल्यू तुमको दिया होता 0.2, तो बताओ मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है तुम्हारा? 2। लेकिन अगर मैं बोलूं कि नहीं, मुझे तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाना है, तो क्या करोगे? तो हो ही नहीं सकता, स्लिप करोगे ना। फिर तो तुमको स्लाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इतना फ्रिक्शन अवेलेबल ही नहीं है। तो वही चीज हम यहाँ पे बोल रहे हैं। तो हमारे स्टेप्स जो हैं वो हैं, सबसे पहले अज्यूम करना है कि बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग विद द सेम एक्सेलरेशन। अगर वो मूव कर सकते हैं तो वेरी गुड, ठीक है। अगर उतना फोर्स जितना उसकी रिक्वायरमेंट है उतना फोर्स अवेलेबल है, then it's fine. If requirement of force is much more than the static friction, then there will be slipping, and in the case of slipping the block will get the maximum friction. ठीक है, देखो इसको एग्जांपल की फॉर्म में करेंगे तो थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। तो अपने उसी क्वेश्चन को करते हैं जो मैंने दिया हुआ है। सपोज ये हमारे पास में एक सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। ये मैंने ब्लॉक दे दिया 10, ये 5, ठीक है। और इनके बीच का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो मैंने दे दिया 0.3, ओके। और यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0। इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया 30 न्यूटन। अब पहले तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा हूं तो क्या ऐसा हो सकता है कि ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे वाले से ज्यादा हो जाए? नहीं। हाँ भाई, बाकी लोग बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए? नहीं हो सकता। कैसे होगा भाई? भाई मतलब कि ये तो वो बात होगी कि यार कोई चीज ग्राउंड पे रखी हुई है ना, और तुम ग्राउंड को खींच रहे हो और तुम्हारा ऊपर वाला ब्लॉक आगे चला गया। ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ जो ए है वो एक्सेलरेशन ऑफ बी के या तो इक्वल हो सकता है। सपोज जैसे अभी तुमको कहा था ना कि अपने हाथ के ऊपर बुक्स लेके जाओ 3-4 और उनको आगे लेके जाओ, तो सारे के सारे बुक्स और तुम्हारा हाथ सबका एक्सेलरेशन इट कैन बी इक्वल, बट एक्सेलरेशन ऑफ बुक्स कैन नेवर बी ग्रेटर देन योर हैंड, क्योंकि तुम्हारा जो ड्राइविंग फोर्स है वो तो नीचे वाले ब्लॉक पे लग रहा है। ओके, चलो इसको अपने कर सकते हो, बताओ। कर सकते हो सॉल्व इसको? हमको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ ए
एक्सेलरेशन ऑफ बी एंड फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी क्या होंगे? ट्राई करो एक बार, उसके बाद बताता हूँ। सर शायद एक्सेलरेशन नहीं होगा। किसका नहीं होगा? दोनों का। क्यों? तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि जो फ्रिक्शन है ना वो म्यू एन नहीं रहेगा, जो दूसरा कुछ रहेगा। नहीं नहीं, मुझे तो ये बताओ ना कि एक्सेलरेशन क्यों नहीं होगा? पूरा रोक रहा है शायद फ्रिक्शन। ओके, चलो ठीक है, एक बात बताओ, तुमने कहाँ पे लगाया फ्रिक्शन और 30 न्यूटन वाला? ए पे ही। कौन से? ए- ओके, मतलब कि ए पे तुमने कहाँ की तरफ लगाया? पीछे की तरफ? हाँ सर। तो उसके ऊपर कहाँ लगेगा? बी पे कहाँ लगेगा? आगे। आगे? तो क्या वो आगे जाएगा बी? हाँ हाँ हाँ। तो अब मुझे बताओ, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने अपने हाथ के ऊपर बुक को रखा हुआ है, तुम हाथ को पुल कर रहे हो, हाथ तो कहीं जा नहीं रहा है, लेकिन हाथ के ऊपर जो जो बुक रखा हुआ है वो स्लाइड हो गया? ऐसा कैसे हो गया? बताओ बताओ, क्या ऐसा कभी हो सकता है कि एक्सेलरेशन ऑफ जो ए है वो तो 0 हो गया, वो स्टेशनरी है, और ऊपर का ब्लॉक अपने आप ही आगे चलने लग गया, बल्कि फोर्स तो मैंने और नीचे वाले पे लगाया नो सर। था है ना? तो मतलब कि जो तुम सोच रही हो वो तो कंप्लीटली रॉन्ग है, राइट? यस सर। तो अगर अगर कोई ब्लॉक मूव होगा पहले, तो कौन सा ब्लॉक मूव होगा पहले, ए या बी? सॉरी। ए। क्योंकि हमने फोर्स तो ए पे ही लगाया है, वो तो बी को साथ में लेके जाएगा अगर उसमें हिम्मत है तो।
अगर फ्रिक्शन है तो, ठीक है। तो देखो अब हमारे स्टेप फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था बताओ? स्टेप 1, assume करने की दोनों एक साथ जाना। सबसे पहले अज्यूम करेंगे कि एक्सेलरेशन इज सेम। तो मैंने क्या किया, ये हमारे पास में ग्राउंड, ये मैंने बनाया ब्लॉक ए, ये मैंने बनाया ब्लॉक बी, इनके बीच में स्पेस मैंने और लगा दिया थोड़ा सा, वो ऐसे ही है बस है दिखाने के लिए, ठीक है। इसका मास 5 kg, इसका मास 10 kg। मैंने क्या बोला था, सबसे पहले अज्यूम करो कि दोनों ब्लॉक एक साथ में आगे जा रहे हैं। तो मैंने इस पूरे को एक या सिस्टम अज्यूम कर लिया, ये और इसके ऊपर ये फोर्स लग रहा है। अब बात करते हैं फ्रिक्शन की। कहां पे लगेगा फ्रिक्शन? 5 पे कहां लगेगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। और इसके ऊपर बैकवर्ड, ये ऐसे लगेगा। अब मुझे बताओ, अगर इन पूरे को क्या सिस्टम मान लो, तो पूरे सिस्टम पे रिजल्टेंट फोर्स कितना है? कैपिटल एफ हाँ 30 न्यूटन। बस 30 है ना, क्योंकि वो जो हमारा फ्रिक्शन जो था वो तो इंटरनल बन गया अब, क्योंकि एक पे आगे लग रहा है एक के ऊपर पीछे लग रहा है, तो उसका रिजल्टेंट कितना हो गया? 0। तो अब मैं लिखूंगा कॉमन एक्सेलरेशन। तो कॉमन एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा? फोर्स कितना है? 30, मास कितना है? 5 + 10, तो कितना आ गया कॉमन एक्सेलरेशन? 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ये आ गया कॉमन। कॉमन का मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी बोथ आर सेम। अब हम चेक करेंगे क्या ऐसा हो सकता है, ठीक है। ओके, तो सेकंड वाला स्टेप क्या था मेरा? स्टेप 2। तो ये तो हो गया स्टेप 1। अब स्टेप 2 क्या था? Take the block which is moving because of friction only. तो बताओ यहाँ पे वो कौन सा ब्लॉक है, ए या बी? B. बी। तो मैंने उसको अलग से बना लिया, बी को। इसका मास कितना है? 5 kg। इसके ऊपर आगे लग रहा है ना फ्रिक्शन फोर्स, ये F। ओके, इसका एक्सेलरेशन कितना है? 2 meter. 2 मीटर/सेकंड। 2 meter per अब second बताओ, square. एक 5 kg का ब्लॉक है जिसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर, तो इसको कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है? 10 F रिक्वायर्ड, हाँ 5 × 2 मास इंटू एक्सेलरेशन ना, इसको इतना Yes, sir. फोर्स चाहिए। अब देखो इतना फोर्स इसको कहां से मिल रहा है? फ्रिक्शन से, क्योंकि ऊपर वाले ब्लॉक को तो फ्रिक्शन ही आगे लेके जा रहा है। ये वाला फ्रिक्शन है, ये वाला फ्रिक्शन। अब देखो कि फ्रिक्शन हमारे पास में कितना अवेलेबल है। तो बताओ मुझे अवेलेबल जो अपना फ्रिक्शन है वो कितना है? मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होता है? मैक्सिमम फ्रिक्शन म्यू एन, म्यू की वैल्यू है 0.3, और ये यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है इस वाली सरफेस पे, इस पे यहाँ पे बताओ बताओ। अरे इसका एमजी को अपने बैलेंस करना है ना। भाई यहाँ पे इसका एमजी लग रहा है, यहाँ से क्या लगेगा नॉर्मल, तो कितना वैल्यू आएगा नॉर्मल का? 50 Newton. 50। तो मतलब कि हमारे पास में फ्रिक्शन कितना लग सकता है मैक्सिमम? 15। 15. हमको कितना चाहिए? 10 न्यूटन। 10। तो क्या होगा, मिल जाएगा हमको 10। Yes, sir. तो क्या ये दो सरफेस हैं, ये वाली सरफेस जो है 5 वाली और 10 वाली, तो क्या इनके बीच में स्लिपिंग होएगी? नहीं होगी ना भाई। स्लिपिंग कब होती है? जब तुम्हारा जो फोर्स है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से ऊपर हो जाता है। हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन में कितना लग रहा है? हमारे पास 15. स्टैटिक फ्रिक्शन हमारे पास जो मतलब कि अवेलेबल है वो 15 न्यूटन है, और हमको कितना चाहिए?
10 10 न्यूटन। न्यूटन ही चाहिए ना, तो हमारा काम बन गया। तो हम बोलेंगे कि गुड, दैट मीन्स आवर assumption इज राइट। तो मतलब कि एक्सेलरेशन ऑफ ए भी कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ऑफ बी भी कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फ्रिक्शन कितना लगेगा बिटवीन ए एंड बी, ये वाला 0। 10 न्यूटन, राइट, क्योंकि हमको इतना ही चाहिए, इतना लग रहा है। तो हमारा क्वेश्चन हो गया, बोथ द ब्लॉक विल मूव टुगेदर। सर 0 अब आएगा किसी को ना? अबे क्यों इन दोनों, अगर 0 होएगा तो 5 kg वाले को आगे लेके कौन जाएगा? हाँ हाँ, ओके 10 ही हो गया, 10 ही हो गया। ये स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, ये स्टैटिक, क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रही है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे नोट, नो स्लिपिंग बिटवीन ए एंड बी, बोथ आर मूविंग टुगेदर। तो बोथ अगर मूविंग टुगेदर हैं तो उनके बीच में स्लिपिंग नहीं है, तो उनके बीच में फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके सर। सर हम्म, अगर जो 5 kg वाला जो ब्लॉक है वहां पे एक थ्रेड लगा दे, स्ट्रिंग लगा दे, तो उसका जो टेंशन रहेगा वो 10 न्यूटन रहेगा ना? अरे क्यों, कब? नहीं, अगर कोई क्वेश्चन में पूछा है तो। अरे तो है कहाँ स्ट्रिंग है, वो तो बताओ कहाँ की तरफ लगेगा? 5 kg वाला जो ब्लॉक है उसके ऊपर स्ट्रिंग है और लेफ्ट साइड पे वो अटैच्ड है वॉल से। नहीं तो उस केस के अंदर तो उसका एक्सटेंशन हो ही नहीं सकता ना फिर तो नहीं, भाई, उस केस में तो ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सटेंशन हो ही नहीं सकता ना, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको स्ट्रिंग से बांधा हुआ है मैंने। भाई अगर तुम ये बोल रहे हो कि ये ब्लॉक यहाँ रखा है, ये इसको मैंने बांध दिया यहाँ से, तो वो तो कभी आगे जा ही नहीं सकता ना। हाँ सर, लेकिन टेंशन क्या रहेगा उसमें? तो उस केस में अगर मैंने यहाँ पे 30 न्यूटन लगाया, तो बताओ कि यहाँ पे अपना मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है? 50। 15। तो ठीक है, क्या लग जाएगा 15, और ये आगे स्लिप हो जाएगा ये वाला ब्लॉक। तो उसमें आगे 15 लगेगा, इसके अंदर और पीछे 15 लगेगा, इसका एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं ना, इसका मास कितना था? 10, तो 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि उसके अंदर आगे नहीं जा रहा ना वो, हाँ सर। यहाँ पे वो आगे जा रहा है साथ में, इसलिए। तो देखो हर केस के अंदर जो अपना सिनारियो है वो अलग अलग है। ठीक है, अब लाओ, ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है इसी को सॉल्व करो फिर से, बस थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं। ये ब्लॉक 10 kg, ये ब्लॉक 5 kg बी, ये यहाँ पे अपना उतना ही है अपना फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.3। ठीक है, और मैंने फोर्स लगाया है 75 न्यूटन का। ओके, अब बताओ एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी, फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी। चलो करो।
सर इसके अंदर ए एक्सेलरेशन ऑफ ए जो है वो 6.5 रहेगा क्या? पता नहीं, तुम बताओ। सर ए का तो मोस्टली 6.5 रहेगा और फ्रिक्शन जो रहेगा वो 10 न्यूटन्स। क्यों रहेगा 10 न्यूटन, क्यों रहेगा भाई? सर क्योंकि उसके अंदर जो एफ रिक्वायर्ड है वो एफ अवेलेबल से ज्यादा है। तो स्लिपिंग होएगी। अ, हाँ, तो स्लिपिंग होएगी तो कितना फ्रिक्शन लगेगा? So जब 15 दो जब जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में स्लिपिंग होती है तो कितना फ्रिक्शन लगता है? मैक्सिमम। तो ये यहाँ पे हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है? अरे Sir, देखो मैक्सिमम। acceleration of A 6 है क्या और acceleration of B 3? यस, गुड। भाई मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है यहाँ पे खुशी? हाँ सर मैंने गलती से 10 ले लिया, 15 है मैक्सिमम फ्रिक्शन। हाँ, तो देखो स्टेप, अगर एक भी स्टेप छोड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सर तो आ गया एक्सेलरेशन ऑफ ए 6 मीटर पर सेकेंड है। हाँ, बाकी लोग भी करो करो। देखो स्टेप हमारे वही हैं,
स्टेप के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। सबसे पहले क्या अज्यूम करते हैं हम? स्टेप 1 क्या होता है? हाँ भाई बताओ। दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। कॉमन एक्सेलरेशन। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि पूरा एक सिस्टम है, ये लो, ये पूरा सिस्टम बना दिया मैंने। देखो पूरा सिस्टम है ना, क्योंकि के ग्राउंड स्मूथ है इसलिए मैंने नीचे फ्रिक्शन नहीं लगाया। अगर ग्राउंड पे फ्रिक्शन होता तो ग्राउंड का फ्रिक्शन इस पे लगता। उस टाइप के क्वेश्चन हम अपने कल करेंगे ग्राउंड वाले भी। इसके ऊपर फ्रिक्शन आगे लगेगा, इसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे लगेगा, तो वो तो इंटरनल बन गया। तो कॉमन एक्सेलरेशन क्या बन गया? तो 75 तो फोर्स है और मास कितना हो गया? 15। तो कितना आएगा? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कॉमन हो गया। अब स्टेप 2 किसको एनालाइज करोगे? बी को। बी को। तो ये मेरे पास में बी, इसके ऊपर मास है 5, इसका एक्सेलरेशन 5 और यहाँ पे लग रहा है फ्रिक्शन। तो देखो एफ की जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है? रिक्वायरमेंट होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट मींस 25 न्यूटन। और अवेलेबल कितना है? हाँ भाई, म्यू एन। म्यू कितना है? 0.3 इंटू एन की वैल्यू दिस। तो हमारे पास कितना अवेलेबल है? फ्रिक्शन 15। तो मतलब क्या होगा? मतलब तुमको स्लिपिंग को स्टॉप करने के लिए जितना फोर्स चाहिए उतना हमारे पास है ही नहीं। तो उस केस में क्या होता है? स्लिपिंग होती है ना। तो Yes, मतलब sir. कि ये 25, ये 15, तो मतलब कि स्लिपिंग विल अकर। स्लिपिंग विल हैपन बिटवीन ए एंड बी। और स्लिपिंग होती है तो क्वेश्चन मतलब एकदम आसान हो जाता है। जब स्लिपिंग हो जाएगी तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? मैक्सिमम। इसके ऊपर यहाँ पे मैंने कितना लगाया था फोर्स? 75। ये स्लिपिंग होती है तो इसके ऊपर आगे कितना फोर्स लगेगा? 15 न्यूटन ना, एफ मैक्स। इसके ऊपर यहाँ पे कितना लग जाएगा? 15। इसका मास 5, इसका मास 10, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या आएगा? 3 मीटर, नहीं बी। और एक्सेलरेशन ऑफ ए 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और फ्रिक्शन 15 न्यूटन। क्योंकि मैंने नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया था तो नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन ज्यादा हो सकता है, ऊपर वाले का थोड़ी ना हो सकता है ज्यादा। ठीक है? हाँ भाई, एवरीवन क्लियर? किसी को भी कुछ डाउट? No, sir. हाँ आदित्य भारती आ गया है क्या? आदित्य भारती कहाँ गया? कम कैसे हो गए लोग? 22 उस टाइम तो ज्यादा थे। क्लियर है भाई? Yes, sir. यस सर। चलो आ गया। तो होमवर्क के लिए तुमको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। सेम क्वेश्चन अपना ऊपर वाला ही। यहाँ पे 0, यहाँ पर 0.3, 5 kg 10 kg। ठीक है? इसके ऊपर पहले मैंने फोर्स लगाया 15 न्यूटन। ठीक है? फिर सेकंड केस में मैंने लगाया 30 न्यूटन। इसके अंदर भी निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी एंड फ्रिक्शन। इसके अंदर भी एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी एंड फ्रिक्शन। ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है। ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है।
हाँ भाई, ठीक है, बताओ। यस सर। यस सर। ओके, तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह ट्राई करना बुकलेट में से, ये वाले हैं ब्लॉक प्रॉब्लम वाले। और ना खुशी, जो क्वेश्चन तुमने पूछा था आज क्लास के अंदर, उसको भी कहता हूँ ट्राई करना आप, ओके सर। ठीक है। ओके, चलो बाय बाय। सर एक चीज पूछनी थी हाँ बताओ। सर, हमें फिजिक्स लाइक 11 12 में कौन पढ़ाने वाला है? मैं पढ़ाऊंगा, और कौन पढ़ाएगा? क्योंकि केमिस्ट्री के सर चेंज होगा इसमें। नहीं नहीं नहीं, वो पता है क्या होगा, उसमें एक ट्रैक और स्टार्ट करेंगे ना भाई। जो तुम्हारे जो सिलेबस है वो ज्यादा होता है ना, एक ट्रैक से काम नहीं चलता है, तो कहते सेकंड ट्रैक भी स्टार्ट करना पड़ेगा। तो एक ट्रैक मैं लूंगा, एक ट्रैक में और कोई सर लेंगे, मतलब ठीक है एक ना। साथ 2 चैप्टर चलेंगे क्या? यस, एक साथ फिजिक्स के 2, केमिस्ट्री के 2, और बायो के अंदर भी मेरे ख्याल से चलते होंगे 2। हाँ चल रहे तो बायो के तो। हाँ, तो उसी टाइप से फिर। तो अभी तो क्या है ना कि ऑफलाइन क्लास हो नहीं रहा है, नहीं तो ऑफलाइन क्लास होता है तो अब तक तो स्टार्ट कर देते हैं, सितंबर में स्टार्ट कर देते हैं सेकंड ट्रैक। लेकिन इस बार थोड़ा ऐसा है तो स्टार्ट हो नहीं किया है। फिर तुम्हारे जो नंबर ऑफ लेक्चर है वो थोड़े से इंक्रीज हो जाएंगे, वीक में 2-3 लेक्चर और बढ़ जाएंगे फिर, ओके सर। ठीक है। ओके, थैंक यू सर, बाय। चलो थैंक यू बाय। सर। Thank you, sir. Bye, sir.